हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राउज एकेडमी में। विजय अस्त्र की इस एमसीक्यू सीरीज़ में जिसमें हम डिस्कशन करते हैं एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज हम लेकर आए हैं फंडामेंटल राइट से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आइए इन्हें देखते हैं। आज का जो पहला एमसीक्यू है वो है फंडामेंटल राइट पे और उसकी शुरुआत पे। तो जो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्योंकि एमपीपीएससी आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर मिक्स किया है। तो जो पहला है स्टेटमेंट वो कहता है कि द नेहरू रिपोर्ट कब की 1928 हैड एडवोकेटेड इन द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट 1928 की ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी। अब ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, हमें जो सही है वो बताना है। नेक्स्ट ये कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रिफर टू फंडामेंटल राइट। क्या जो हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को हमारे संविधान में लिया गया है, ये पूछ रहा है कि पहली बार कहाँ से हमने ये चीज़ को लिया है या कहाँ पर इसका मेंशन था। ये कह रहा है द अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था, कौन भेजा था इसे भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वहाँ से लिया गया है। या फिर कह रहा है द क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वहाँ पे मेंशन था किसका, फंडामेंटल राइट का। अब ये 4 हैं, हमने 4 समझ लिए, ठीक है। तो चारों में जो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है द नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू ने चेयर करी थी ये वाली कमेटी, जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट है तो ये मत समझ लेना कि जवाहरलाल नेहरू के जो हैं ये फादर थे। तो 1928 में आई थी और उन्होंने कहा था कि हमें, क्योंकि उस टाइम पे चल रही थी बात कि एक संविधान सभा या एक हमारा जो देश है उसका स्वतंत्र देश का एक संविधान होगा, तो उस टाइम पे कहा था कि हम कुछ फंडामेंटल राइट जो हमारे लोगों के लिए हों हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि आज जितने हम फंडामेंटल राइट देखते हैं, हम जितने आर्टिकल देखते हैं उतने ही थे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। 19 आर्टिकल की मेनली एडवोकेसी करी थी किसने, मोतीलाल नेहरू और बाकी जो टीम थी उनकी, उन्होंने। तो कितने राइट्स किसने बात करी थी नेहरू रिपोर्ट में, टोटली 19 आर्टिकल्स की बात करी थी उन्होंने। मेनली जैसे हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम, ओके, उसके अलावा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, और जो अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार है, मेनली इन सब चीज़ों की बात करी थी, इसको इंक्लूड करने की बात करी थी, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा कि पहली बार हमें कहाँ इसका मेंशन मिलता है, तो उसका आंसर होगा आपका नेहरू रिपोर्ट 1928। आगे हम देखते हैं सेकेंड एमसीक्यू है। सेकेंड एमसीक्यू में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो पूछ रहा है बताइए किसने कहा है ये। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट अ प्लेज टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। कहता है कि मौलिक अधिकार के बारे में किसने ये कहा कि हमारे लोगों के प्रति एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता है। किसने कहा है ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो है फंडामेंटल राइट के लिए जो ये बात कही है वो कही है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो कि क्या कहलाते हैं, फिलोसोफर किंग ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इसके अलावा ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड जो है हमारे राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा है, राधाकृष्णन ने कहा है। किस संदर्भ में कहा है, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहा है ये। आगे देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट के बारे में कहा है कि आपको ये पढ़ना बताना ही कौन सा सही है। कैन नॉट बी सस्पेंडेड, निलंबित नहीं किए जा सकते। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनसे क्या वो हमेशा हमें मिलते रहेंगे, किसी भी कंडीशन पे, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है उस पर। अगर संविधान में है तो वो किसी भी कंडीशन में मिलेंगे क्या, कह रहा है कि कभी भी निलंबित या कभी भी आपसे छीने नहीं जा सकते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो इसमें हमें वो स्टेटमेंट देखना है जो सबसे ज़्यादा सही हो। इसमें सबसे ज़्यादा सही है, पहली बात तो कैन नॉट बी सस्पेंडेड
निलंबित नहीं किए जा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो हैं ही हमेशा, जैसे कि आर्टिकल 20 है, लेकिन जो बाकी जो राइट्स है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। कह रहा है कि कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन नीचे जो लिखा है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 352 ये कहता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनको ये अधिकार है कि वह इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? हमारे देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल ये कहता है, लेकिन एक आर्टिकल है जो है आर्टिकल 358 और 359, ये आर्टिकल कहते हैं कि जब इमरजेंसी सिचुएशन बनेगी, जब ये इमरजेंसी सिचुएशन बनेगी हमारे देश में, उस टाइम पर जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो कैसे कर लिए जाएंगे? वो छीन लिए जाएंगे हमसे। क्लियर है इतना? बस दो आर्टिकल को छोड़कर, एक तो है आपका आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ द क्राइम्स, उसके अलावा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ये दो आर्टिकल हैं जो कभी भी छीने नहीं जा सकते हैं, चाहे इमरजेंसी लग जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन बने। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपको बताना है कौन से इसमें से कोड के अनुसार सही है। पहला ये है कि दे आर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शन, ये राज्य के विरुद्ध गारंटी का हमें दिए गए हैं। क्या ये हमें राज्य के विरुद्ध प्रोवाइड करवाए जाते हैं? बिल्कुल। जितनी फंडामेंटल राइट है उसमें ये लिखा गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किसके खिलाफ है? ये राज्य के खिलाफ है। किसके लिए है? ये उसके सिटीजन के लिए है, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, बाहर के लोगों के लिए भी है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। क्या कहता है? ये राज्य के कार्रवाई खिलाफ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो है हाँ संविधान के कौन से पार्ट में है? तो बिल्कुल पार्ट 3 में दिया हुआ है ये। और आर्टिकल पार्ट 3 में भी आर्टिकल 12 to 35, इसमें क्या दिया है? हमारा मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट का हमारे यहाँ मेंशन है। दूसरा ये भी सही है। थर्ड कहता है कि दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराते हैं। हमने देखा है हमारे पास है मेनली अभी के टाइम पर 6 जो हैं मेन कैटेगरी है किसकी? फंडामेंटल राइट की। उन पूरे जब फंडामेंटल राइट को हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वो हमें क्या इंश्योर करवा रहे हैं? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को जो है वो सुनिश्चित करवाते हैं। क्यों कराते हैं? यहाँ पे न्याय सुनिश्चित करवाने की बात क्यों कहा है? क्योंकि अगर कोई भी या हमारी जो गवर्नमेंट है, राज्य है, या कोई प्राइवेट पर्सन भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन करता है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट कहीं पर एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? हम सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका पिटीशन दायर कर सकते हैं और उसके लिए हमें जस्टिस मिल सकता है नहीं, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अब कहता है देयर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए, ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से भिन्न है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमने लिया ही है कहाँ से? यूएसए से। इंस्पायर्ड किससे है? इंस्पायर्ड है बिल ऑफ राइट्स यूएसए, हमने लिया ही यहाँ से है। तो ये कह रहा है भिन्न है, बिल्कुल भिन्न नहीं है, ये बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। बिल ऑफ राइट्स एक डॉक्यूमेंट या एक उसका नाम है आर्टिकल का, वहाँ पर किसमें आपके यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर, जिसमें वहाँ के लोगों के लिए फंडामेंटल और जो मेन जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। तो हमने वहाँ से ही इंस्पायर करके ये लिया है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगर हम नीचे देखें कौन सा सही है, तो यहाँ पर 1, 2 and 3 आर करेक्ट, तो ये वाली चीज़ें सही हो जाएगी। आगे देखते हैं। हमारा जो 5th MCQ है वो कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है, ये कह रहा है, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 13, 32, 245 और 326 का मेंशन दिया हुआ है। अब ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि कहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ या फिर जो कानून है उसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो जो लॉ है या फिर
हम बात कर लें विधि, इसकी परिभाषा दी हुई है आर्टिकल 13 में। ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी विधि जो केंद्र सरकार की संसद, देखिए कानून बनाने का काम किसका है, कानून बनाने का केंद्र में है पार्लियामेंट के पास और राज्य में है राज्य विधानसभाओं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अगर ये कानून ऐसे कुछ बनाते हैं जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। नल एंड वॉइड मतलब अनमान्य घोषित कर सकती है, उसको सिरे से खारिज करके उसको हटा सकती है, वो कानून को लागू होने नहीं देगी। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 13 में। वो बताता है लॉज के बारे में, कौन से लॉज, कि बोले ये सब जो लॉज होंगे जो उन्होंने बताया कि चाहे वो कस्टम हो, कोई रीति रिवाज हो, या फिर कोई भी एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, किसी प्रकार का कानून, अगर वो किसी भी लोग के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर लॉ या विधि का जो है परिभाषित किया गया है, वो है आर्टिकल 13। आगे देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, एमपीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। अनुच्छेद जो है कौन सा, वो अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त करता है। इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है ये राइट देता है, कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या कोई प्रैक्टिस करता है किसी भी फॉर्म में हो, तो उसे क्या किया गया है, उसको पूरी तरह से खारिज किया गया है। मतलब कि एक तरह का ये एब्सोल्यूट है। बहुत कम राइट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण अधिकार। देखो पूर्ण अधिकार का मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक, किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, ये अलाउ नहीं की जाएगी, ना ही किसी कंडीशन में ये छीनी जाएगी, ठीक। अगर अनटचेबिलिटी का जो मतलब है वो ये है कि जो भी परंपरा पिछले चली आ रही है, स्टीरियोटाइप्स चला आ रहा है, जो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट है या सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट है, ये जो भेदभाव चला आ रहा है, इस चीज़ को पूर्ण तरह इस चीज़ से बैन लगाना। इवन प्रीचिंग ऑफ अनटचेबिलिटी वो भी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। मतलब कि अगर आप किसी से जाति सूचक शब्दों का भी यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी और लोगों से या अपने ही ग्रुप में आप अनटचेबिलिटी से जुड़ी हुई किसी भी टाइप की बातें कर रहे हैं, तो भी जो है ये जो कानून है, ये जो राइट है, ये लगेगा। और इसके लिए कानून बनाए गए हैं, ठीक है, इसके लिए 2 कानून बनाए गए हैं। तो जो पहला कानून है इसका वो है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए जो है पार्लियामेंट ने 2 कानून बनाए। पहला कानून बनाया है 1955 में, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। और जो सेकंड है वो एक्ट है 1989 का, जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, प्रिवेंशन फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ एक्ट, STSC एक्ट शॉर्ट में कहते हैं। और जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 में इसका नाम चेंज हुआ था, ठीक है, 1955 का ये एक्ट है। कि दोनों एक्ट बनाए गए हैं, अगर कोई भी ऐसी जो छुआछूत या अनटचेबिलिटी वाले करता है, ये दोनों एक्ट लगेंगे और क्या है उसमें सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। और अगर इसके अंतर्गत कोई क्राइम करता है जो कि इसके अंतर्गत आता हो, किसी भी ST/SC से खिलाफ करता है क्राइम, तो वो कैसा होगा, वो नॉन बेलेबल होगा, गैर जमानती होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट जो प्रोविजन है बनाए गए हैं छुआछूत को दूर करने के लिए। दूसरा है एट प्रेजेंट द राइट टू प्रॉपर्टी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज, जो राइट टू प्रॉपर्टी है या जो संपत्ति का अधिकार है, सबसे पहले क्या था, ये जो राइट था ये हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये हटा दिया गया, ठीक। इसको देखते हैं। कह रहा है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी हमने बताया, DPS भी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, कैसा है, लीगल राइट है। कैसा है, लीगल राइट है। लीगल राइट या फिर आपको कभी ऐसा टर्मिनोलॉजी दे दे कॉन्स्टिट्यूशनल,
क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, भले ही मौलिक अधिकार से उसने हटा दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में और भी जो राइट्स हैं उसमें दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा संवैधानिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 300A के अंतर्गत क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है। पहले कहाँ पर था? पहले हमारे मौलिक अधिकार में हुआ करता था। कौन से आर्टिकल में हुआ करता था? ये हुआ करता था आर्टिकल 19 क्लॉज 1F में हुआ करता था, जो कि अब हटा दिया गया। ठीक है, कैसे, कौन से अमेंडमेंट से हटा दिया गया? ये हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको हटा दिया गया। संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कौन सा हुआ था? 44वां हुआ था। उससे हटाकर क्या किया? उसने लाकर सीधे 300A में कर दिया और उसको 19 जो है क्लॉज 1F जो कि हमें बताता है कौन सा? फ्रीडम या फिर आज़ादी का जो अधिकार है वहाँ से हटा दिया गया। आगे देखते हैं। ड्यू टू विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वॉज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपैंडेड टू इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन। कह रहा है कि ऐसा कौन सा केस है, जो 4 नीचे मेंशन है, कौन से केस की बात जो है ये वाला जो है आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ाकर क्या शामिल किया गया था? राइट टू एजुकेशन शामिल किया गया था। ये वाला क्वेश्चन MPPSC में 2023 या 24 में पूछा गया है। अब जो केस है वो है उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्नीकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये वाला जो केस आया था ये आया था 1993 में। इसमें जो है इसके बाद ही जो अमेंडमेंट हुआ है, इसने कहा कि जो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ की बात करता है और बहुत सारे बेसिक राइट की बात करता है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, इन सब की जो बात करता है वो कौन? तो उसमें जो है ये चीज़ ऐड की गई राइट टू एजुकेशन। इसी के बाद एक संशोधन हुआ और उसमें क्या ऐड किया गया हमारे संविधान में? आर्टिकल 21A जो कहता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि 6 साल से 14 साल के जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको बेसिक शिक्षा का अधिकार मिलेगा। कौन प्रोवाइड करवाएगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। कैसे प्रोवाइड करवाएगी? बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें जो शिक्षा होती है, प्रिलिमिनरी एजुकेशन जो होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। क्लियर है इतना? क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक मौलिक अधिकार है। किसका अधिकार है? 6 से 14 साल के बच्चों का अधिकार है। किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21A के अंतर्गत है। ठीक, अब देखते हैं ये कैसे ऐड हुआ था। इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। ठीक है, 2000 ये हुआ था। इसके बाद भी एक एक्ट बनाया गया, क्योंकि अब जब हमने अपने इसको डाल ही दिया है आपके संविधान में, तो इसके लिए एक्ट बनाया गया, इसको लागू करने के लिए एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया था? उसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये आया था आपका 2009 में। ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। केस का नाम पूछ ले, कौन सा केस? ये वाला केस था उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आगे देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन जो है वो किस केस में प्रोपाउंड की गई थी? शंकरी प्रसाद केस, यूनियन ऑफ इंडिया, चंपकम दोराई राज्य वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास नहीं, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये वाला बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस जो है वो आया था 1973 में। इसमें अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंटरप्रेट किया था, उसने व्याख्या करी थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन की। उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट में अंडर आर्टिकल 368 वो संशोधन कर सकता है या फिर अमेंडमेंट कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकता है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि आप संशोधन तो कर सकते हो किसी भी उसमें, लेकिन किस में चेंज नहीं ला सकते? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्या होता है ये? जैसे एग्जांपल समझिए,
जैसे कि आपने कोई भी चेंज ऐसे ला ली है कि भाई ये एक्ट ले आते हैं, ये इस चीज़ को कम कर दें, उस चीज़ को ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन आप बेसिक चीज़ जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो देश है उसका स्वरूप है कैसा, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि आपने कुछ और ला दी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो हमारा देश है वो कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, जैसे सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, कोई भी हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप उलट नहीं कर सकते कि अपने यहाँ का कोई धर्म बना दिया, अभी तक तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक चीज़ें होती हैं किसी राज्य की। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में इन्होंने बताया था। आगे देखिए, आर्टिकल 15(4) इनेबलिंग रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज वॉज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहता है आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4) पहली बात तो क्या कहता है, ये हमारे जो है राइट टू इक्वालिटी में आता है। राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18। अब इसमें जो आर्टिकल है 15(4) ये कहता है कि SC ST और OBC जो है, ST SC OBC को क्या मिलेगा, जो एजुकेशनल या शैक्षणिक संस्थान है उसमें एडमिशन में रिजर्वेशन मिलेगा। क्लियर है इतना। आप देखते होंगे जितने भी अभी शैक्षणिक संस्थान होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें जो रिजर्वेशन मिलता है कि इतनी सीट जो है STs के लिए रिजर्व है, इतनी सीट जो है OBC के लिए रिजर्व है, वो कहाँ से आया है, वो आया है आर्टिकल 15(4) से आया है। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं था ओरिजिनली। ये कब लाया गया, ये लाया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। मतलब जो पहला हमारा संविधान संशोधन था जब हमारा संविधान बना था 1950 में, 1949 में लागू हुआ 1950 में, ठीक है। उसके बाद जो है पहला संशोधन हुआ और ये वाला जो आर्टिकल है वो ऐड किया गया। क्लियर। एक केस आया था इसमें, चंपकम दोराई राजन, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, उस केस से जो है ये आर्टिकल लाया गया और इस जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। कहता है आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट अंडर, ठीक है। जो आर्टिकल 16 है, देखिए हमें ये पता है कि आर्टिकल जो 15 है वो किसकी बात करता है, वो रिजर्वेशन की बात करता है। कहाँ बात करता है, वो बात करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन की बात करता है। अब पढ़ाई की बात तो हो गई, लेकिन अब बात आती है किसकी, जॉब की बात आती है। तो जॉब के लिए जो रिजर्वेशन का जो नियम है वो दिया है आर्टिकल 16 में, ठीक है। अब ये पूछ रहा है किस प्रकार का रोजगार सुनिश्चित करवाता है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल नहीं, प्राइवेट नहीं, ना ही बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, ना ही इंटरनेशनल, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो सरकारी रोजगार है उसमें रिजर्वेशन की बात करता है ये, ठीक। कहता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर ST SC वॉज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये जो प्रमोशन है ये है आर्टिकल 16(4)A में, ठीक है। आर्टिकल 16(4)A में है और ये जो आया है ये आया है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 16(4)B रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड रूल रिजर्व वैकेंसीज वर इंसर्टेड इन, ये जो है कह रहा है कि ये कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, आर्टिकल 16(4)B। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो है ये आया था आपका 2000 में। क्लियर है इतना। ये क्या कहता है, आर्टिकल 16(4)B कहता है कैरी फॉरवर्ड रूल, मतलब कि एग्जाम्पल ये है कि जैसे MPPSC है, MPPSC ने वैकेंसी निकाली, कितनी वैकेंसी निकाली, इन्होंने वैकेंसी निकाली 100। अब इस 100 में से जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है, 25 है रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन जिस साल वैकेंसी निकाली, मान लीजिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है आपके 2024 में, उन्होंने वैकेंसी निकाली है कितनी, 100, और जिसमें रिजर्व कितनी है, रिजर्व मतलब कि ST SC OBC के लिए कितनी रिजर्व है, 25 रिजर्व है, ठीक है। अब इसके बाद 2025 में फिर से वैकेंसी आई और इस बार भी कितनी आई है, इस बार भी 100 आई है। अब उस 100 में से जो है फिर से कितनी रिजर्व है, फिर से 25 रिजर्व है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2024 में कितनी आई वैकेंसी, 100 आई, रिजर्व कितनी थी, 25 थी। लेकिन इसमें बस ये हुआ कि इसमें से जो फिल हो पाई, जो भर्तियां हो पाई, सिर्फ 20 के लिए हो पाई,
बच गई कितनी, बच गई 5, ठीक है, 5 जो है वो बच गई। अब ये नहीं कर सकती गवर्नमेंट या कोई ये नहीं कर सकता कि जो है अब जो है रिजर्व वाले कैंडिडेट तो नहीं भर पाए हैं, तो जो है नॉन रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो जनरल है चाहे जो भी है, वो आकर फिल कर दे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये क्या की जाएगी, ये जो 5 है ये अगली बार वाली जो रिजर्व कैटेगरी वाली है उसमें ऐड की जाएगी, तो प्लस हो जाएगा 5। मतलब कि इस बार 2025 में जो रिजर्व की जाएगी वो की जाएगी किसके लिए, 30। तो मतलब भर्ती तो उन्हीं की होनी चाहिए, आप अभी करो या फिर अगले साल करो, उसके अगले साल करो। तो ये क्या होता है, ये होता है कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है। किसका कैरी फॉरवर्ड, पोस्ट का कैरी फॉरवर्ड, इसको बैकलॉग अपॉइंटमेंट भी कहा जाता है। क्लियर इतना, गुड। तो ये आया था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कोशिश करिएगा इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में जिसमें हम फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए सारे जो नियम कानून हैं, उसके अलावा जो मेन आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।